अच्छा, आज का जो टॉपिक है जो हमने आज रीड आउट करना है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें हम ये कहते हैं, हम किसी अगर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के हवाले से, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से कहूँ, अगर मैं किसी सिविलाइज सोसाइटी के बारे में कहूँ, तो हम या तो सिविलाइज सोसाइटी के साथ लिंक अप होते हैं, या हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर लिंक अप होते हैं तो हम उनके साथ हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। ये डेफिनेट है। या तो स्कूल, आप फॉर एग्जांपल स्कूल के साथ आपका रिलेशनशिप क्लोज होता है, या यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के आपके जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ आपका, आपके डिपार्टमेंट के साथ उनके साथ एक लिंक अप हो जाते हैं, क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है। गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो गए, कमर्शियल कंपनीज होगी, या इस तरह की सो ऑन कंपनी जितनी भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, वहां से आपका एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, यानी कि उनके साथ आपका उठना बैठना हो जाता है, आपकी वर्किंग्स एक जैसी हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट और टीम वर्क के तौर पर काम करें तो आपका जो है क्राइटेरिया क्लोज रिलेशनशिप का, वो क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के मुताबिक। अच्छा, कुछ लीगल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिसमें जो लॉज इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो लॉज इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहला जो है लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स का पॉइंट है। उसमें आपके पास ये है कि लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल में हम अपनी सोसाइटी में आज जहां पर रह रहे हैं, हम अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ बॉडीज हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हुए हैं जिसके मुताबिक हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम इसमें किसी किस्म की वायलेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें या तो उसका फाइन भरना पड़ेगा, या हमें पनिशमेंट के तौर पर एट एंड जेल भी हो सकती है। ये वो केस है जहां पर एक सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन भी एक सोसाइटी है, अगर उसका एक स्ट्रक्चर देखा जाए आपकी एक सोसाइटी बन जाती है। अगर आप वहां पर रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपको वो पुश कर देंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक काम करेंगे तो देन आप उनके बेस्ट एम्प्लॉयज में तस्वर किए जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब हमारा जो इससे सेकंड फर्स्ट था, लॉ लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल से पहले इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके लीगल एग्जिस्टेंस हो, उसकी मौजूदगी हो, उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सोसाइटी भी हो सकती है जिसकी लीगल एग्जिस्टेंस हो, लॉ लॉ अंडर द लॉ प्रोविजन ऑफ लॉ एक्ट्स। वो लॉ एक्ट्स, या वो हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन उसमें रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक कौन सा एक्ट लॉ करता है, 1985 और 1989 ये रूल्स, ये एक्ट लॉ करता है। जो इसके मुताबिक जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको हम आज फॉलो करते हैं, उसको फॉलो कर कर हम अपनी आज की लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। maybe in organization, maybe in companies, and maybe in society। लॉ जो है, लीगल एग्जिस्टेंस जो है, वो सब में मैटर करती है। जो मैंने नेक्स्ट आपको पढ़ाया था, लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स, सेकंड ये पॉइंट था कि जिसमें लॉ बॉडीज के अंडर प्रोविजन के तौर पर आप सब होते हैं। अगर किसी किस्म का कोई ब्रेक होता है तो आप या तो उस लॉ के, इस बात उस लॉ के अगेंस्ट होते हैं और आपको इसका चार्ज भी करना पड़ जाता है। अच्छा, कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स क्या हैं, हम सब इससे वाकिफ भी हैं। जैसा कि पहली जो आपको स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट पर नजर आ रही है, सॉरी स्लाइड में नजर आ रही है, वो है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बेसिकली कहते हैं सिंगल वन मैन को कहते हैं। सिंगल वन मैन जो वर्किंग कर रहा होता है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही मालिक होता है। अगर इसकी एग्जांपल दूं, एक लोकल शॉप वाला, एक प्लम्बर, या और इसकी डेफिनेशन में जितने भी सिंगल पर्सन में आते हैं जो खुद के ओनर है अपने बिजनेस के, एक ही बंदा, उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। इसमें
लीडरशिप, लॉ की लीडरशिप की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो है पार्टनरशिप। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मैं रीड आउट करवा रहा हूँ, जिसमें पहला मैंने आपको बताया सोल ट्रेडर, सेकंड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि पार्टनर्स ऐड होते हैं और बिजनेस हमेशा रिस्क पर चलता है, मे बी ऑन प्रॉफिट एंड मे बी ऑन लॉस, लेकिन सोच सबकी प्रॉफिट में ही होती है। लेकिन कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ एक एकेडमी की, न्यू एकेडमी अगर ओपन करने जा रहे हैं, उसमें आपने टीम वर्क के तौर पर एक पार्टनरशिप कर ली, काम कर लिया, और आपने 6 मंथ का लॉस रख लिया, सेट कर लिया कि 6 मंथ तक जब तक मेरी एकेडमी नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है वो टीचर हायर करेंगे, टीचर को सैलरीज देंगे, और जो बिल्डिंग लेंगे उसकी बिल्डिंग का रेंट होगा। स्टूडेंट्स 2 आते हैं 2 जाते हैं, इस तरह हो सकता है 4 मंथ लग जाए, हो सकता है 2 मंथ लग जाए, हो सकता है 6 मंथ लग जाए। तो 6 मंथ जितनी कैपेसिटी किसी के पास है उस मुताबिक वो उतने मंथ का लॉस पहले से डिफाइन करके रख लेते हैं। तो बिजनेस होता ही रिस्क पर है। ऐसे मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया रिस्क की, बाज ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट से ही प्रॉफिट में चले जाते हैं, स्टार्ट में प्रॉफिट में नहीं चले जाते, स्टार्ट में ऑन लेवल पर होते हैं, फिर उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद वो प्रॉफिट में जाते हैं। तो पार्टनरशिप में ये है कि इसमें एक या एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और तमाम ये रिस्क पर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड अकाउंटेंट जितने भी हैं। तो एज ए पार्टनरशिप के तौर पर, क्लिनिक के तौर पर, लॉयर अपने चैम्बर के तौर पर, अकाउंटेंट अपने फील्ड के मुताबिक, जितने भी अकाउंटिंग के एम्प्लॉइज हैं वहाँ पर अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपकी ये तीनों डेफिनेशन वहाँ पर एग्जाम्पल फिट होती है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो है लिमिटेड कंपनी। ये टाइप्स है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड वन जो है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में बी अ प्राइवेट और मे बी अ पब्लिक। हम हमें पता है कि जो प्राइवेट होती है वो लिमिटेड होती है, तो जो पब्लिक होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब इन दोनों का कंपैरिजन में अगर लिमिटेड की बात करूं कंपनी की, तो उसकी एग्जिस्टेंस हमें डेफिनेटली पता भी लगती है। अगर उसके कोई आपको डेप्थ नजर आते हैं तो वो शेयर होल्डर की फिक्स अमाउंट पर पे होते हैं। ये लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। और अगर वो कंपनी अनलिमिटेड हो, हम पढ़े लिमिटेड कंपनी ही है, लेकिन उसके साथ मैंने आपको अनलिमिटेड का फंक्शन जरूर ऐड किया है ताकि लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों का यहीं पर पॉइंट क्लियर हो जाए। पॉइंट मैंने थ्री टाइप्स में से तीसरी टाइप लिमिटेड कंपनी ही लिखा है, और वो मे बी या प्राइवेट भी हो सकती है, मे बी या पब्लिक भी हो सकती है। लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। या अनलिमिटेड की जो सेपरेट मैंने एंटिटी लिखी है, या सेकंड जो सेपरेट जो डिटेल लिखी है, उसका मकसद सिर्फ बताने का है कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या फर्क है। मोस्टली जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं वो उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है अनएग्जिस्ट करती है। सो अनएग्जिस्ट करती है, मोस्टली अनएग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके जो डेप्थ होते हैं, उसकी जो तमाम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑन हैंड, शेयर होल्डर के ऑन हैंड होती है, यानी कि वो साथ साथ करते रहते हैं। ठीक है। अनलिमिटेड में इतना ही हो सकता है, लिमिटेड में तो लिमिटेड एक्सेस होती है। वो लिमिटेड एक्सेस में एक फिक्स अमाउंट पहले से तयशुदा होती है। अनलिमिटेड में ये चीज नहीं आती ना, तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो लिमिटेड और अनलिमिटेड का आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो सकता है कि इसकी अन एग्जिस्टेंस होती है, और इसके जो कर्जे वगैरह है, डेप्थ वगैरह है, वो बेसिकली उसकी जो तमाम इन्वेस्टमेंट होती है वो शेयर होल्डर के हैंड पर की जाती है, यानी कि बाय हैंड की जाती है, इन कैश फॉर्म में की जाती है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है ऑन हैंड होती है। अच्छा, आपकी नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको शो है, जो आप देख रहे हैं, वो है कंपनी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कंपनी क्या होती है, अब कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपनी बेसिकली मे बी या हो सकती है कि वो पब्लिक हो,
कंपनी हो सकती है कि वो प्राइवेट हो, दो केस हो सकते हैं, या तो वो पब्लिक हो सकती है या वो प्राइवेट हो सकती है। अच्छा, पब्लिक, पहला पॉइंट में अगर मैं उसकी डिस्कस करूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है पीएलसी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें जो ट्रेड्स होती है, जो तिजारत, उर्दू में बोलो तो तिजारत, कारोबार जो होता है, वो उसमें जो उसकी वो पब्लिक के साथ शेयर्स होती है। जो भी आपकी ट्रेड्स का क्राइटेरिया है वो पब्लिक के साथ शेयर होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। और प्राइवेट कंपनी, जो भी कंपनी के साथ आप सी और डॉट लिमिटेड लगाओ तो वो प्राइवेट आपकी कंपनी लिमिटेड होती है, जिसको आप प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं। पब्लिक में तो पीएलसी का शॉर्ट फॉर्म है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसमें सिर्फ इतना ही आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उसमें जो ट्रेड्स होती हैं वो डिपेंड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट पर होती हैं। उसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली इंटरेस्ट पर शो होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, कंपनी लिमिटेड में, जो कंपनी के लिमिटेड में, उसमें जो ट्रेड्स होती है वो शेयर टू पब्लिक नहीं किए जाते, किए जा सकते भी नहीं है। उसके जो शेयर्स होते हैं प्राइवेटली सेल किए जाते हैं। छोटी सी कंपनी होती है, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो छोटी सी होती है, तो हर एक की ट्रांजैक्शन का साथ ना हो चलती रहती है। अगर इसमें, हाँ, जब लिमिटेड है कंपनी तो शेयर्स भी लिमिटेड होंगे अकॉर्डिंग टू कमर्शियल कंपनीज। अगर शेयर्स लिमिटेड है तो उसके गारंटी जो चैरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनके साथ आपने चैरिटी में, ये जो आपको बेसिस में नजर आ रहा है ये हिंट है, जो कि गारंटी के तौर पर वो भी लिमिटेड ही होती है। जितने एम्प्लॉइज, जितने शेयर्स होंगे, जितने शेयर्स होल्डर होंगे, उसके मुताबिक सारा डाटा आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो भी गारंटी जो है वो भी लिमिटेड होगी। अब नेक्स्ट में जो ये चल रहा है कंपनी का पहला पॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, ये उसी की डिटेल नीचे है। सेकंड पर आपके पास है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। जब आपके पास कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्टेंस, उसकी इंडिपेंडेंस है, आजादाना है। उसको इस बात की एग्जिस्टेंस, मुझे उसकी इस बात की एग्जिस्टेंस है कि वो कंपनी अपनी मर्जी से अपने रूल्स डिफाइन कर सकती है। सेकंड, इसका जो थर्ड वन है वो है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या है? डिवाइडेड का ये मतलब है कि जो शेयर्स होल्डर हैं और इसमें जो मेंबर, कंपनी के मेंबर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें कंपनी जो डिवाइड होती है ना, इन दो के दरमियान डिवाइड, शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी, बेसिकली लिखने का मकसद ये था। शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ कंपनी डिवाइडेड होते हैं कंपनी एक दूसरे के ऊपर। नॉर्मली जो ये ग्रेटर देन वन शेयर से ज्यादा हो तो वो कंपनी कहलाती है। हमें भी पता है, एक शेयर होल्डर वाला तो कंपनी नहीं ना कहलाएगा। एक से ज्यादा शेयर होल्डर होंगे नॉर्मली तो वो कंपनी की लिस्ट में आते हैं। और इसमें एक्ट कौन सा सिंगल मेंबर के तौर पर इजाजत देता है? वो है 1992 वाला। ये थे आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्या होती है वो बताया, उसके लीगल फॉर्म्स बताई, फिर उसकी टाइप्स बताई, और टाइप्स के बाद फिर मैंने आपको उसकी कंपनी के बारे में बताया। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम स्टडी आउट करेंगे वो है कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशंस। कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशंस वो होती है जब कंपनी बनती है ना, तब किस किस चीजों से हमें मुआवजा करना पड़ सकता है, हम इसमें वो पढ़ेंगे कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले आपके, अगर मैं देखूं डिटेल फॉर्म में शेयर कैपिटल के हिसाब से, अगर कैपिटल शेयर कर लें डिटेल फॉर्म में, तो उनकी कुछ पॉइंट्स हैं जो साथ साथ मेंशन आउट किए गए हैं 1, 2 और 3 के नाम से, नंबरिंग के हिसाब से, कि शेयर होल्डर की खुद की, अगर कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर शेयर कैपिटल लेते हैं ना, तो उसमें ये है कि शेयर होल्डर इस की जो अपनी कंपनी होती है, एट द स्टार्ट ऑफ द कंपनी जो है वो ऑथराइज करती है शेयर कैपिटल इन द फॉर्म एट द रेट ऑफ 100, एट द रेट ऑफ 1000,
एट द डेट ऑफ, यानी कि इस हिसाब से शेयर जो है वो कंपनी स्टार्ट करती है या उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक तो शेयर होल्डर खुद ही और कंपनी वाले होते हैं। पहली बात, अगर शेयर कैपिटल डिटेल की फॉर्म में देखा जाए, उसके अपने ही कंपनी वाले के पास शेयर होल्डर वही शेयर होल्डर की तरह होते हैं। और अगर स्टार्ट ऑफ कंपनी देखी जाए तो वो शेयर ऑफ कैपिटल की अथोराइज्ड होते हैं कि वो हो सकता है कि एट द रेट ऑफ 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, वो जिस मुताबिक उनके शेयर्स आपके डिवाइड होने हैं वो उन्होंने अपना रेट रखा होता है। थर्ड, शेयर कैपिटल डिटेल में जो डेप्थ होते हैं, कर्जे जो होते हैं, अगर एसेट से ग्रेटर हो जाएं तो डेफिनेटली शेयर होल्डर वाले शेयर्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने आप को एज ए प्रॉफिटेबल ही सोचता है और प्रॉफिट की ही बात करता है हर वक्त। तो मेरा आपको अभी तक जितना मैंने आपको रीड आउट करवाया कंपनी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें उसकी एग्जिस्टेंस बताई है, उसके लीगल फॉर्म्स बताई हैं, उसकी टाइप्स बताई हैं, सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। उसके अलावा मैंने कंपनीज के बारे में बताया, उसके कुछ 5 पॉइंट्स थे। और 5 पॉइंट्स को, पहला पॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, सेकंड पॉइंट इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, थर्ड पॉइंट डिविडेंड, फोर्थ पॉइंट नॉर्मली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर 1 से ज़्यादा है तो ही कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करती है। और फिफ्थ वन जो है वो कौन सा एक्ट उसको इजाज़त देता है सिंगल मेंबर के तौर पर, वो 1992 का है। उसके बाद कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही अभी पढ़ रहे हैं हम, इससे बाहर नहीं निकले, अभी से सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही चल रहा है। बाकी का जो हम जितनी डिटेल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं।